क्या आपको पता है महिलाओं में पीरियड क्यों आता है? महिलाओं में पीरियड के समय रक्त क्यों आता है, ब्लड क्यों आता है? या जब पीरियड आता है उस समय महिलाओं को बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, या कभी कभी क्रैम्प, ऐंठन का शिकायत क्यों होता है? और गांव में एक भ्रम है, दादी नानी के द्वारा एक फैलाया हुआ भ्रम है कि पीरियड के समय जो महिलाएं हैं अगर अचार का बॉटल छू दें, अचार निकाल लें तो अचार खराब हो जाता है। और एक भ्रम है कि उस समय क्या गर्भवती महिलाओं में पीरियड आता है, या गर्भवती महिलाओं में पीरियड क्यों नहीं आता है, और पीरियड कब से शुरू होता है और कब पीरियड खत्म हो जाता है, इन सारी चीजों पे आज हम लोग विस्तृत विजुअल तरीके से बातें करेंगे। आज हम लोग विजुअल तरीके से सीखेंगे। ये मादा जनन तंत्र है, और मादा जनन तंत्र का हमने बताया था कि 4 मुख्य भाग होते हैं। ये नीचे वाला जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं वैजिना कहते हैं, योनि कहते हैं। ये वाले भाग को हम लोग, ये वाला भाग जो है इसे गर्भाशय कहते हैं, और ये जो भाग दिख रहा है इसे अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग है, क्योंकि यहीं पर अंडे का निर्माण होता है। एवं ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ओवरी की अगर बात किया जाए, अंडाशय जहां अंड और हार्मोन्स बनते हैं, इस वाले भाग में एग बनता है, एग बनता है जिसे ओवम कहते हैं, ओवम या अंडाणु कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज बनता है जिसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार का हार्मोन्स बनता है, आगे चल के हम लोग इस पे विस्तृत सीखेंगे। नंबर 1 हार्मोन्स है इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन। और दूसरे हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं प्रोजेस्ट्रान, प्रोजेस्ट्रान हार्मोन्स। इस्ट्रोजन हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं फीमेल हार्मोन्स, नारी हार्मोन्स। आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा हार्मोन्स है जिसे फीमेल हार्मोन्स या नारी हार्मोन्स कहते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन्स है? इस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स। और प्रोजेस्ट्रान हार्मोन्स को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स तभी निकलता है जब महिलाओं में प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है। इसका मतलब है इसे हम लोग कह सकते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स। तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रान को कहते हैं। और ये जो प्रोजेस्ट्रान होता है वो कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब की। इसे अंडवाहिका कहते हैं, जो अंड को गर्भाशय तक लाती है। जब यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, अंडवाहिका क्या करती है? जब यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, गर्भाशय में अंडे का निर्माण होता है, तो अंडे को यहां से गर्भाशय की तरफ ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब का एक प्रमुख कार्य है कि यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है, या निषेचन की प्रक्रिया जो होती है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका में ही होती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर शुक्राणु आता है, शुक्राणु आता है, शुक्राणु धीरे धीरे ट्रेवल करके यहाँ पहुंचता है, और इधर से अंडा आता है, ओवा आता है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करें, मुख्य गर्भाशय या यूटेरस, भ्रूण के विकास का मुख्य स्थान। जब यहाँ पर निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद धीरे धीरे यहाँ पर डिवीजन शुरू होता है, डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल बनते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर इसको जो एम्ब्रियो है इम्प्लांट कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है गर्भाशय में, और यहीं गर्भाशय में जो भ्रूण होगा 9 महीने तक रहेगा। वैजिना की अगर बात किया जाए, तीसरा मुख्य वैजिना, जन्म और ऋतुस्राव का मार्ग। वैजिना का जो मुख्य कार्य है वो जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है उसके लिए बर्थ कैनाल का काम करता है, मतलब करती है, उसके लिए बर्थ कैनाल का
काम करती है। इसका मतलब है जो बच्चा यहाँ पे है, भ्रूण यहाँ है, इसी मार्ग से बाहर आएगा। दूसरा वैजना का जो काम होता है, ये क्या करता है, शुक्राणुओं को रिसीव करता है, स्पर्म को रिसीव करता है। जब मेल और फीमेल आपस में क्वाइटस करते हैं, संभोग करते हैं, तो उस समय ये शिश्न को, यहीं पर शिश्न आता है। शिश्न जो मेल का लिंग होता है उसे शिश्न कहते हैं। शिश्न यहीं पे आएगा और शुक्राणुओं को यहीं पर डिस्चार्ज करता है। तो शुक्राणुओं को रिसीव करने का कार्य कौन किया? वैजना किया, योनि किया। जो बच्चा है, बच्चा के लिए बाहर के लिए मार्ग कौन प्रदान कर रहा है? योनि प्रदान कर रहा है। इसके अलावा एक तीसरा मुख्य कार्य होता है, जब महिलाओं में पीरियड शुरू होता है तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग इसी रास्ते से इसी रास्ते से गर्भाशय से बाहर आता है। अब बात करते हैं गर्भाशय की अंतःभित्ति की। गर्भाशय जो होता है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। एक बाह्य परत होती है, मध्य भित्ति होती है, और अंदर की जो सबसे लास्ट वाली भित्ति होती है उसे अंतःभित्ति या इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम गर्भाशय हर महीने खुद को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। मतलब जो ये इंडोमेट्रियम है या गर्भाशय है, ये हमेशा हर महीने अपने आप को इस तरीके से तैयार कर रहा है, मतलब अपने घर को इस तरीके से तैयार कर रहा है ताकि ताकि कोई नया मेहमान आके रह सके। हमेशा इसमें अपनी तैयारी बना के रखता है। तो इसकी अंदरूनी परत मांसल होती है। इसकी अंदरूनी जो परत है वो कैसी होती है? मांसल होती है, स्पंजी हो जाती है। इसे इंडोमेट्रियम कहते हैं, जो भ्रूण को पोषण देने के लिए रक्त वाहिकाओं से भरी रहती है। यहाँ इस संरचना में ये वाली जो संरचनाएं दिखाई दे रही, ये रक्त वाहिकाएं हैं। रक्त वाहिकाओं का काम क्या होता है? जब यहाँ पर निषेचन के पश्चात भ्रूण आएगा रहने के लिए, उसको पोषण देने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? रक्त वाहिकाएं करते हैं। इसका मतलब है जो अंतःभित्ति होती है, इंडोमेट्रियम होती है, उसमें बहुत ज्यादा रक्त वाहिकाएं होती हैं जो भ्रूण को पोषण देने के लिए तैयार की जाती हैं। अब बात करते हैं कि महिलाओं में पीरियड क्यों आता है। अंडाशय जो होता है प्रत्येक माह एक परिपक्व अंड छोड़ता है। ये जो अंडाशय है प्रत्येक माह एक परिपक्व अंडा छोड़ता है, मतलब रिलीज करता है। महिलाओं के पास 2 अंडाशय होते हैं और प्रत्येक माह एक अंडाशय से एक ही अंडे का निर्माण होता है। यह अंड फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ये जो अंड है फिर फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। इस दौरान यूटेरस का इंडोमेट्रियम पूरी तरह से स्पंजी और मोटा हो चुका होता है। इस समय जब 14वें दिन, आगे अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, जब यहाँ पर अंडा का रिलीज होता है, अंडा निकलता है गर्भाशय से, उस समय जो इंडोमेट्रियम है, अंतःभित्ति है गर्भाशय की, वो एकदम स्पंजी हो जाती है, फूली हुई हो जाती है। उसमें रक्त वाहिकाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। उन्हें ये महसूस हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात यहाँ पर कोई नया मेहमान आएगा, भ्रूण आएगा, उसे हमें क्या करना है? उसे सेवा सत्कार करना है, पोषण करना है। इसलिए उस समय यह जो मांसल भाग होता है वो बहुत ही स्पंजी हो जाता है। जब निषेचन, मतलब यदि अंड को शुक्राणु नहीं मिलता तो निषेचन नहीं होता। इस अवस्था में अंड का जीवन काल 12 से 24 घंटा होता है। अब गर्भावस्था को उस मोटी स्पंजी इंडोमेट्रियम परत की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या हुआ? अब आप समझ लीजिए कि जब अंडाशय से अंडा निकला और अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस समय वहां पर कौन नहीं मिला? वहां पर उसके साजन नहीं मिले। साजन का मतलब है कि उसका शुक्राणु नहीं मिला। तो जब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? जायगोट नहीं बनेगा, और जायगोट नहीं बनेगा तो इम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। मतलब जो मेहमान के लिए सजाया गया था, स्पंजी बनाया गया था, वहां पर ब्लड वेसल्स फूल और हाल लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। अब निषेचन अगर नहीं होता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, मतलब अब उस घर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है।
और यह जो अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय की तरफ जा रहा है, निकलने से 12 से 24 घंटे तक अगर शुक्राणु नहीं मिला, उनका मिलन नहीं हुआ, तो वो अपने आप को खत्म कर लेती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब डिस्ट्रॉय हो गया, मेल का शुक्राणु नहीं आया, इधर से अंडा भी नष्ट हो गया, उस समय क्या होता है, जो गर्भावस्था न होने पर, फिर गर्भावस्था न होने पर हार्मोन्स का स्तर गिर जाता है। हार्मोन्स का स्तर, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, उसका स्तर गिर जाता है। इंडोमेट्रियम की परत धीरे धीरे टूटने लगती है। जो इंडोमेट्रियम की परत थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ब्रेक डाउन होने लगी, टूटने लगी। यही परत योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलती है। मतलब कहने का है कि पीरियड क्या है, इंडोमेट्रियम का टूटना, ब्लड के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और पीरियड क्यों हुआ, क्योंकि इसने जिसके लिए अपना घर सजाया था, मतलब निषेचन के पश्चात यहाँ पे कौन आएगा, मेहमान आएगा, भ्रूण आएगा, इम्ब्रियो आएगा। लेकिन जब निषेचन ही नहीं हुआ, भ्रूण बना ही नहीं आया, तो उस समय क्या होता है, यह अपने आप को खुद को फिर से खत्म करने लगती हैं। मतलब इंडोमेट्रियम की दीवार टूटने लगती है, और जब टूटेगी तो उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो भी साथ में टूटने लगती है। मतलब जो ब्लीडिंग हो रहा है, जो रक्त आ रहा है, उसमें क्या है, टिश्यू है, उतक है, मांसल उतक है, म्यूकस है, एवं रक्त वाहिकाओं का रक्त है। तो इंडोमेट्रियम का टूटना, ब्लड के साथ टूटना और योनि मार्ग के द्वारा निकलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और महिलाओं में जो पीरियड होता है वो 3 से 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, 3 से 5 दिन तक चलता है। और यह प्रक्रिया हर 28 दिन दोहराया जाता रहता है। ऋतुस्राव जो है, पीरियड जिसे कहते हैं, यह स्राव केवल रक्त नहीं होता, इसमें गर्भाशय उतक, टिश्यू, म्यूकस भी शामिल होते हैं। यह चक्र हर महीने दोहराया जाता है, औसतन 28 दिन में। 28 दिन में ये दोहराया जाता है। और यह प्रक्रिया कितने दिन तक चलता है, 3 से 5 दिन तक। शुरू महिलाओं में शुरू कब होता है, 11 से 13 वर्ष के बीच में। कब तक चलता है, लगभग 50 वर्ष तक चलता है। 50 वर्ष तक चलता है। 50 वर्ष के पश्चात ये चीजें बंद हो जाती हैं, पीरियड बंद हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा, खोज कर बताइएगा। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हार्मोन्स चक्र, अब इस पे हार्मोन्स का क्या प्रभाव होता है, पीरियड पे हार्मोन्स का क्या प्रभाव होता है। पूरा मासिक धर्म चक्र रासायनिक दूतों या द्वारा नियंत्रित होते हैं। अभी हमने बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। पूरा मासिक धर्म जो होता है, यह 2 ऐसे दूत हैं, उनके द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। वो दोनों दूत कौन है, एक को कहते हैं हम लोग एस्ट्रोजन और दूसरे को कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। दोनों का निर्माण कहां होता है अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय में होता है। अब होता क्या है, चक्र के पहले हिस्से में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। यह गर्भाशय की दीवार को मोटा और मजबूत बनाता है। यह शरीर को ओवुलेशन के लिए तैयार करता है। देखिए, जब 1 से 5 दिन तक लगभग क्या होता है, यह मेंस्ट्रुअल पीरियड इसमें आता है। जैसे ही 5वें दिन के बाद एस्ट्रोजन का स्तर अपने आप बढ़ता चला जाता है। एस्ट्रोजन का स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही जो गर्भाशय की अंतःभित्ति है वो भी मजबूत होती चली जाएगी। क्योंकि इसका कारण यह है कि अंडाशय में 14वें दिन अंडा का निर्माण करना है, और अंडे का निर्माण अगर हो गया तो इसका मतलब है कि घर भी बनाना है। क्योंकि निषेचन के पश्चात एक मेहमान होगा, मेहमान को रहने के लिए अच्छा से घर देना है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ता है, वैसे वैसे गर्भाशय की दीवार भी अच्छी सी बनती चली जा रही है। जब 14वां दिन होता है, 14वां दिन ही ओव्यूलेशन का होता है। इसका मतलब है इसी दिन अंडाशय में से अंडा बाहर निकलेगा। इसी दिन अंडाशय में से अंडा बाहर निकलेगा। आमतौर पर चक्र के मध्य 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंड का बाहर आना,
यह गर्भावस्था के लिए सबसे अनुकूल समय होता है। इसका मतलब है कि जैसे अगर बात किया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब यहां पर अगर 1 से 5 दिन हम लोग देख लें तो ये क्या है, पीरियड वाला समय, मेंस्ट्रुअल। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल यहां से 14वें दिन ये सबसे बेटर समय है। अब इसी समय क्या होगा, अंडाशय से ओवरी से ओवम निकलेगा, ओवम निकलेगा। अगर इसी समय मेल और फीमेल आपस में मिले, मतलब संभोग की प्रक्रिया करते हैं, तो महिला के योनि में शुक्राणु आएगा और शुक्राणु भी ट्रेवल करके, गर्भाशय के द्वारा ट्रेवल करके कहां जाएगा, अंडवाहिका के पास जाएगा। अंडवाहिका मतलब फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में उधर अंडाशय से क्या आएगा, अंडा आएगा और निषेचन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 14वां दिन अगर मेल और फीमेल मिलते हैं तो उस समय प्रेगनेंसी के ज्यादा चांस होंगे, गर्भावस्था होने के लिए ज्यादा चांस होगा या अनुकूल समय होता है। ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है ताकि इंडोमेट्रियम सुरक्षित रहे, जो गर्भाशय की अंतः दीवार है वह सुरक्षित रहे। इसके लिए क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जब ओव्यूलेशन के पश्चात निषेचन नहीं होता, मतलब मेल और फीमेल नहीं मिले और शुक्राणु और ओवा आपस में नहीं मिले, निषेचन नहीं हुआ, उसके पश्चात क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है इसका स्तर बहुत तेजी से गिरेगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्तर गिर गया, इसका मतलब है इसके अंतः दीवार की अब सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है और इस अंतः दीवार की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि निषेचन नहीं हुआ है। निषेचन न होने के कारण यहां पर नया मेहमान जो आने वाला था नहीं आएगा और अब इस मांसल जो अंतःभित्ति है उसकी भी जरूरत नहीं है। यही गिरावट पीरियड शुरू होने का सिग्नल देता है। मतलब जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल गिर जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस समय एक सिग्नल आ जाता है अंतःभित्ति के पास, अब हमारी जरूरत नहीं है। फिर ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। टूटने के साथ साथ क्या, ब्लड जो वेसल्स होते हैं वे टूटते हैं, उसके साथ ब्लड भी आता है और म्यूकस आता है और टिश्यू, यही जो निकल रहे हैं गर्भाशय से। अंतःभित्ति का टूटना ब्लड के साथ, म्यूकस के साथ और योनि मार्ग से बाहर निकलने की ही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं हम लोग पीरियड कहते हैं। अब क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या उनमें चेंजेस हो रहे हैं पीरियड के समय, शारीरिक बदलाव क्या हो रहा है, क्रैम्प्स, ऐंठन, गर्भाशय की मांसपेशियों में सिकुड़न के कारण दर्द। गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं उस समय ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होने के कारण उसमें क्या हो रहा है, सिकुड़न हो रहा है। सिकुड़न के कारण यहाँ पर दर्द हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। त्वचा, हार्मोन्स के कारण त्वचा तैली होना और मुहासे आना या त्वचा तैली होना, ये भी हार्मोन्स के डिसबैलेंस ऊपर नीचे होने के कारण होता है। थकान, ऊर्जा के स्तर में भारी उतार चढ़ाव होगा, बहुत ज्यादा वो मायूस दिखेंगी, बहुत ज्यादा उनमें ऊर्जा नहीं होगा, जैसे चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आपको पीरियड के समय महिलाओं में देखने को मिल सकता है। मानसिक बदलाव की बात करें कि उस समय उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में मानसिक बदलाव क्या हो रहा है, तो मूड स्विंग, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अचानक गिरने से मस्तिष्क के रसायनों पर असर पड़ता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, उसके पश्चात एस्ट्रोजन की मात्रा और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा एकाएक अचानक गिरता है, जिसके कारण उनकी जो मानसिक स्थिति होती है थोड़ा से स्विंग करती है, मूड ऑफ होने लगता है। चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होना पूरी तरह से सामान्य है। अगर उस समय पीरियड के समय महिलाओं में चिड़चिड़ापन है, उदासी है, उनमें एनर्जी की कमी दिखाई दे रही है, तो ये सामान्य घटना है, इस पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह केवल भावनाएं नहीं है,
यह विशुद्ध रूप से बायोलॉजी है। यह केवल भावनाएं नहीं है कि भैया पीरियड आ रहा है तो इस समय मूड स्विंग है, ये सारी चीजें, ये फीलिंग नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ये सारे परिघटनाएं हो रही हैं। खान पान की इच्छा, उस समय पीरियड के समय महिलाओं में खान पान की इच्छा क्या होती है? पीरियड से पहले शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सीरोटोनिन सीरोटोनिन हैप्पी हार्मोन्स का स्तर गिरता है। इसे संतुलित करने के लिए शरीर चीनी और कार्बोहाइड्रेट की मांग करता है। जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा घट जाता है, उस समय महिलाएं उदास, चिड़चिड़ापन या उदासी उनमें छाया रहता है। उसका एक और कारण है कि वो हैप्पी नहीं, खुश नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि एक हार्मोन्स होता है जो हमें खुश रहने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सीरोटोनिन। वो उस समय उसकी मात्रा बहुत ज्यादा घट जाता है, इसीलिए उदासी, बेचैनी एवं चिड़चिड़ापन महिलाओं में देखने को मिलता है। मिथक क्या है? पीरियड का खून गंदा होता है। दादी माँ, गांव की महिलाएं आज भी कहती हैं कि जो पीरियड का खून होता है वो गंदा होता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक भ्रम है। हकीकत यह है, बिल्कुल ये गंदा खून नहीं होता है। यह सामान्य रक्त, ऊतक और पोषक तत्वों का मिश्रण है। यह वही सुरक्षित वातावरण है जो एक नए जीवन को पोषण करता है। यह पूरी तरह से शुद्ध और प्राकृतिक है। भैया मुझे आज तक नहीं समझ में आया, जहां से हम लोग 9 महीने रह कर आए हैं, ऐसे वातावरण से, मतलब माँ के अंतःभित्ति में हम और आप रहे हैं, उसके गर्भाशय में रहे हैं, तो वहां का ब्लड जो होता है वो विशुद्ध कैसे हो सकता है, वह अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये तो केवल भ्रम है। क्योंकि आप जानते हैं, हमने बताया है कि जो अंतःभित्ति है वहां पे ब्लड वेसल्स ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो भ्रूण होता है उसे पोषण देना होता है। तो जब वहां ब्लीडिंग हो रही है तो वही ब्लड वेसल से आ रहा है, वही टिश्यू आ रहा है, तो वो उस समय कैसे गंदा हो सकता है? ये तो एकदम भ्रम है। ये गांव में जो भ्रम है, इस भ्रम को आपको नहीं मानना है, आपको विज्ञान की तरह सोचना है। दूसरा यह है कि जो उस समय ब्लीडिंग होता है, रक्त होता है, वहां पर साफ सफाई की विशेष ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत होता है और पानी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है। इसलिए उस समय अगर आप साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है तो जो सूक्ष्म जीव हों वहां पर ज्यादा पनपने लगे, वहां पर उनकी ग्रोथ होने लगेगा और वह क्षेत्र जो है, जो हमारा इंटरनल भाग है महिलाओं का, वो इन्फेक्टेड होने लगेगा, संक्रमित होने लगेगा। अब मिथक एक और है, गांव में एक और मिथक है कि भैया अचार छूने से खराब हो जाता है। ये अचार का छूने से, जब पीरियड आता है महिलाओं में, माहवारी आता है, क्या उस समय अचार को छुएंगे तो अचार खराब हो सकता है? हकीकत क्या है? पीरियड भोजन, रसोई, पौधे के रखाव होने से कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है। यह एक पुरानी सामाजिक भ्रांति है। महिलाएं पीरियड के दौरान किसी भी गतिविधि में भाग ले सकती हैं। भैया सामाजिक तौर से इसको बहुत ही खराब माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से कर देखा जाए, पीरियड के समय महिलाएं सभी कार्य कर सकती हैं जैसे अन्य दिनों करती हैं। तो इस भ्रम को आपको तोड़ना है, हमें तोड़ना है, लोगों को बताना है कि नहीं, पीरियड एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है जो महिलाओं में होता है। ये कोई गंदा खून नहीं है। इस समय महिलाएं अशुद्ध नहीं होती हैं। ये जो भ्रांतियां हैं, इसे हमें और आपको मिलकर तोड़ना है। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। उससे क्या होगा, समाज में जो फैली जो बुराइयां हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो धीरे धीरे खत्म हम और आप करेंगे। मिथक, असहनीय दर्द सहना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, पीरियड आ रहा है तो भैया असहनीय दर्द तो सहना पड़ता है। ये मिथक है। अगर असहनीय दर्द हो रहा है तो क्या पीरियड ही जिम्मेदार है? भैया हकीकत क्या है? हल्का दर्द, ऐठन समान घटना है। अगर हल्का दर्द हो रहा है पीरियड के समय, ऐठन हो रहा है, तो ये समान प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन यदि दर्द इतना है कि आप रोजमर्रा के काम न कर सकें तो यह सामान्य नहीं है। अगर दर्द इतना ज्यादा हो जाए और आप रोजमर्रा के कार्य को ना कर पाए तो इसका मतलब ये दर्द अब सामान्य दर्द नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर, गाइनिकोलॉजिस्ट
से सलाह लेना आवश्यक है। आप ऐसे डॉक्टर को दिखाएंगे जो महिला का डॉक्टर हो, गायनिकोलॉजिस्ट हो, उनको आप दिखाइए कि हमको असामान्य, मतलब जितना पीड़ा होना चाहिए उससे ज्यादा दर्द हो रहा है, हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसमें लापरवाही नहीं करेंगे। ये नहीं कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और हम लोग ये मान ले नहीं पीरियड आ रहा है तो ये ऐसा दर्द होता है। भाई पीरियड आता है तो दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में आप रोजमर्रा की चीजें कर सकते हैं। ठीक, अगर उससे ज्यादा दर्द हो रहा है इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अब गर्भावस्था में पीरियड का रुकना, जब गर्भावस्था हो जाता है उस समय पीरियड क्यों रुक जाता है? भैया जाहिर सी बात है, यदि अंड निषेचित हो जाता है तो यह गर्भाशय की भित्ति में धंस जाता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है जो भ्रूण को मां के रक्त से पोषण देता है। क्योंकि इंडोमेट्रियम का उपयोग हो रहा है इसलिए 9 महीने तक ऋतुस्राव रुक जाता है। भाई जब फैलोपियन ट्यूब में मेल का शुक्राणु और फीमेल का ओवा मिला तो उस प्रक्रिया को मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण बनने के पश्चात वो आके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है? गर्भाशय की अंतः भित्ति पे, मतलब प्रत्यारोपित हो जा रहा है। और यह कब तक रहेगा? 9 महीने तक रहेगा। अब इसके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है, ये इसका घर है, गर्भाशय है, घर है, और अंतः भित्ति इसके सेवा के लिए उपलब्ध है। इसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं जो इसको पोषण प्रदान करती हैं, एवं धीरे धीरे यहाँ पर प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, गर्भनाल का निर्माण हो जाता है। इसी गर्भनाल के द्वारा मां से जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, पोषण पाता है। इसी गर्भनाल के द्वारा जो बच्चा होता है मां से पोषण पाता है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एवं गैसों का जो आदान प्रदान है, पोषण का जो आदान प्रदान है, एवं प्यारे साथियों जो वेस्ट मटेरियल बच्चे में बन रहा है, उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है, वो भी गर्भनाल के द्वारा मां और बच्चे में आदान प्रदान किया जाता है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि मां और बच्चे का ब्लड कभी भी आपस में नहीं मिलता। मां और बच्चे का कभी भी ब्लड आपस में नहीं मिलता, और इनमें जो पदार्थों का एक्सचेंज होता है वो होता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, लेकिन मां और बच्चे का रक्त कभी आपस में नहीं मिलता। इसे विशेष आप ध्यान देंगे। स्वच्छता और देखभाल, देखिए भाई पीरियड में सबसे ज्यादा स्वच्छता ही जरूरी है, सबसे ज्यादा स्वच्छता जरूरी है। अभी मैंने बताया कि पीरियड के समय जो इंडोमेट्रियम होता है, गर्भाशय की जो अंतः भित्ति होती है, वो ब्रेक डाउन होकर ब्लड के द्वारा, म्यूकस उसमें रहता है, ब्लड रहता है, टिश्यू रहता है, वही योनि मार्ग से निकलता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। अब उस समय पीरियड के समय ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्लड निकल रहा है, जो ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं और मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो उस समय अगर आप लोग लापरवाही करेंगे, साफ सफाई पे विशेष ध्यान नहीं देंगे, तो जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे वायरस है, विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, वो वहां पर ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, और जब ग्रोथ करेंगे तो आपके जो इंटरनल, जो आपके लैंगिक पार्ट हैं, वहां पे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है, टेम्पोन का या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना है। संक्रमण से बचने के लिए हर 4 से 6 घंटे में पैड जरूर बदलें। सफाई, योनि को केवल साफ पानी से धोएं, केमिकल वाले पानी से नहीं धोना है। यहां पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि गांव के परिवेश में मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमारे बहनें हैं, जो आज भी पैड नहीं खरीद सकती हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है। तो उनके लिए विशेष सलाह है कि अगर आप पैड नहीं खरीद पा रही हैं, आप
आपको कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करना है और कॉटन कपड़ा एकदम शुद्ध हो, शुद्ध का मतलब धुला हुआ हो और धूप में अच्छी तरीके से वो क्या हुआ हो, सूखा हुआ हो। इसके अलावा भी आपको क्या करना है, उससे प्रेस कर देना है ताकि उसके ऊपर जो जर्म हो, सूक्ष्म जीव हो, वो क्या हो, नष्ट हो जाए। उसके बाद ही उस कपड़े का आपको इस्तेमाल करना है और वो भी 6 से 7 घंटे या 4 से 6 घंटे के बीच में उस कपड़े को बदलना है। क्योंकि अगर आप हाइजीनिक तरीके से, साफ सफाई से मेंस्ट्रुअल में अपने आप को रखेंगे तो आप संक्रमण को दूर भगा रहे हैं, संक्रमण को पास आने नहीं दे रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, योनि जो है, वैजिना क्योंकि उसी रास्ते से ब्लड निकल रहा है तो उसका भी साफ सफाई विशेष ध्यान रखना होगा। आपको केमिकल वाले जो साबुन होते हैं वहां पर उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ठंडा पानी से, जो भी पानी आपका है स्वच्छ पानी है, उसी से नॉर्मल आपको धुलना है। मुझे उम्मीद है कि ये जो भ्रामक चीजें हैं, जो गांव में ऐसी अफवाह है, ऐसे भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को आप तोड़ने में हमारा सहयोग करेंगे। ज्ञानसु परिवार हमेशा आपको ऐसे चीजों के लिए सतर्क करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी बेल आइकन के द्वारा आपको सूचना पहले पहुंच जाएगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें एकदम एंजॉय करते रहें। जय हिंद।